ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि इस मुल्क की हर चीज़ क्योंकि खोखली फाउंडेशंस के ऊपर बनी है, इसलिए इसकी हर चीज़ ने डिटीरियोरेशन की तरफ ही जाना है। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप पाकिस्तान की पिछली 75 साल की हिस्ट्री को उठाकर देख लें, जहाँ पे उनके केपीके के पंगे तालिबान के साथ चल रहे हैं, टीटीपी के साथ चल रहे हैं, वहीं पे एक और पंगा चल रहा है जो पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी क्वेश्चन में ले आता है, वो है बलोचिस्तान का इशू। तो आज की खबर है कि बलोचिस्तान में वो एक ट्रेन चलती है जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, वहां पर बीएलए के लोगों ने हमला किया उसके ऊपर और तकरीबन कुछ 16 के करीब पाकिस्तानी फौज के जवान को मार दिया और तकरीबन कोई 100-150 के करीब नंबर बताया जा रहा है उनको हॉस्टेज बना लिया। अब उनमें से बहुत सारे औरतें और बच्चे भी हैं। तो अभी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जो सिविलियंस हैं उनको छोड़ दिया है, लेकिन तकरीबन 100 के करीब मिलिट्री के पर्सनल हैं उनको हॉस्टेज बनाया हुआ और अपनी डिमांड्स वो मांग रहे हैं। और ऑब्वियसली उनकी डिमांड है कि भाई पाकिस्तान बलोचिस्तान को छोड़ दे, ये बलोचिस्तान अलहदा होना चाहता है। तो ये क्या वजह है कि पिछले 75 साल से बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे रिच रिसोर्सेज के हवाले से सूबा है, वहां पे अभी तक ये लड़ाई चल रही है कि वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं। ड्रामेबाजी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ओ जी ये इंडिया 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 करा रहा है, इंडिया ने वो कुलभूषण यादव वगैरह भी कराया। हो सकता है थोड़ी बहुत उन्होंने छेड़खानी की हो, लेकिन जहां पे धुआं होता है वहां पे आग भी होती है। तो ये पंगा इंडिया का ही नहीं है, शाह ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये पंगा चल रहा है। जो खान ऑफ कलात है 1947 में वो अलहदा मुल्क बनना चाहते थे, लेकिन कायदे आजम ने अपनी वहां पे फौजें भेज के उनको जबरदस्ती साइन करवाया कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो तब से पंगे चल रहे हैं। 1970s में भी एक बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई थी जिसको इन्होंने बड़ा ब्रूटली कुचला था। और फिर आपको याद है मुशर्रफ ने जब बुकटी ट्राइब के चीफ को मारा था तो उसके बाद भी रिजेंटमेंट बढ़ी थी। और तब से सन 2000 में बीएलए बनी जिसका नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि थ्रू वायलेंट मींस वो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। उसी दौरान में यहाँ पे मिसिंग पर्सनस होना शुरू हो गए, जो हमारे पंजाब के आज के लोग बने हुए हैं कि हम जी फौज की ये जो आयरन फिस्ट के साथ रूल करने की जो आदत है हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन यही लोग इमरान नियाज खान वगैरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं कि ये जब बलोचिस्तान के एक्टिविस्टों को उठाया जाता था, एक्टिविस्टों को नॉट मिलिटेंट्स को, एक्टिविस्टों को उठाया जाता था, तो ये कहते थे गद्दार है, मारो इनको, पकड़ के रगड़ दो इनको। तो जाहिर बात है एक दुनिया का असूल है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने अब इनको पकड़ के उठा के बंद करना शुरू कर दिया, टॉर्चर किया और फिर छोड़ दिया, फिर ये भाग गए। उसी तरह जैसा ये करीमा बलोच को कहते थे वो भाग गए। तो जब वो भाग जाए तो वो भगोड़े होते हैं, जब ये भाग जाए तो ये जी एक बहुत बड़ी मुल्क के लिए खिदमत कर रहे होते हैं। दूसरी बीमारी हमारे पाकिस्तानियों के जहनों में ये डाली हुई है कि ओ जी वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। और यही वो जुमला यूज करते हैं हमास के लोगों के लिए। जब हमास ने इसराइल के सिविलियंस को मारा और तकरीबन 150 के लोगों को अगवा करके हमास में ले गए और उनको कैदी बना लिया, तब ये उनके लिए बहाने मारते थे। तो अब भी बहाने मारो, अब आपको वो फ्रीडम फाइटर नहीं नजर आ रहा, अब भी उनको फ्रीडम फाइटर ही समझो, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना। मैं इसमें पार्टी नहीं बन रहा, मैं सिर्फ आपको हिपोक्रेसी दिखा रहा हूँ कि इनकी हिपोक्रेसी देखें। और अगेन हिपोक्रेसी इसलिए आती है क्योंकि इनकी आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ही बड़ी वीक है। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने मुल्क कैसे चलाना है, इनको पता ही नहीं है कि इनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस क्या है। जिस मुल्क को 75 साल बाद अभी तक ये ना पता चले कि इसने इस्लामिक स्टेट बनना है या इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनना है, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए हर ये काम जिस काम में ये हाथ डालते हैं वो इनके मुंह के ऊपर आकर फट जाता है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आम पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इनकी पार्लियामेंट में इन्होंने किस हुकूमत को बिठाना है, किस पॉलिटिकल पार्टी को बिठाना है, या फिर मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने की बात हो, इनका हर काम गलत होता है। वो क्यों? क्योंकि इस मुल्क में झूठ बोलने को एक नेशनल ट्रेजर समझा जाता है। हर बंदा झूठ बोलता है और ये टॉप के लेवल तक ये सारे झूठ बोलते रहते हैं। और इनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ही नहीं थी, इन्होंने बलोचिस्तान के ऊपर कोई मेहनत ही नहीं की। मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, चैनल 4 की थी, यूके की। उसमें वो बातें कर रहे थे, उसमें वो बता रहे थे कि ग्वादर में जो पोर्ट है वहां पे एक बलोची काम नहीं करता। या तो पंजाब से लोग गए हुए हैं या फिर चाइना के लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो आपने उसको कॉलोनी की तरह ट्रीट किया, वहां से उस तरह आप रिसोर्सेज स्टील करते हैं जैसे बरतानिया इंडिया को यूज करता था, यहाँ से रिसोर्सेज निकाल के बरतानिया ले जाते थे और थोड़ा बहुत इधर खर्च, ये थोड़ा बहुत भी नहीं खर्च करते, वो तो चलो थोड़ा बहुत खर्च कर देते थे, ट्रेनें ट्रूने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना देते थे। ये वो भी नहीं बनाते। जो इन्होंने ग्वादर का भी जो बनाया वो भी चाइना ने बनाया क्योंकि चाइना को उस पोर्ट की जरूरत है। और जैसे ये मुल्क दिवालिया बना हुआ है, इन्होंने ग्वादर की जो पोर्ट है उसका पूरा कंट्रोल, अभी भी इफेक्टिवली पूरा कंट्रोल चाइना के पास ही है। लेकिन जब ये और इन्होंने डिफॉल्ट होना है और चाइना ने अपने स्क्रूज कसने हैं, तो इन्होंने सारा का सारा ही उनके हाथ में दे देना है। यानी उसमें से जो पैसा भी बनेगा वो भी चाइना के पास जाएगा। तो अगेन इस मुल्क की हर चीज बद से बदतरी की तरफ चलती चली जा रही है। आई डोंट नो कि ये जो 100 जवान इन्होंने पकड़े हैं अब उनका क्या बनेगा, उनको मारेंगे नहीं मारेंगे, बीएलए के पास कितनी सपोर्ट है, क्या वो सस्टेन कर सकते हैं ये अटैक, क्या पाकिस्तान की फौज जो ऑब्वियसली बड़ी ब्रूटली इसको रिस्पॉन्ड करेगी, क्या उसको ये टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
सकते। ऑन दी अदर हैंड टीटीपी जो दरवाजे पे खटखटा रही है, वो क्या करेगी? क्या वो केपी के ऊपर चढ़ाई कर देगी? क्योंकि जो बड़ी गेम प्ले की जा रही है वो ये की जा रही है कि हमारी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो तालिबान के आने पर बड़ा खुश थी, और खान साहब भी उसके अंदर शामिल थे और कहते थे कि इन्होंने अब गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, वही तालिबान जो है उन्होंने टीटीपी को तैयार किया हुआ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ने के लिए, और उनका डिमांड क्या है कि हमने पूरे पाकिस्तान में शरीयत लानी है। शरीयत लाओ भाई, इस्लामी रियासत बनाना है तो शरीयत तो लानी पड़ेगी। और जो ओवरऑल जो तालिबान है उनकी डिमांड ये है कि पेशावर तक जो पूरा केपी का एरिया है वो अफगानिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। तो अब इनके कान खड़े हो गए, अब इनको पता चल गया कि ये तालिबान 2.0 जो है ये प्रो पाकिस्तान नहीं है, उन्हें गुस्सा है। वो कहते हैं कि आपने 2000 में अमेरिका के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तो जाहिर बात है ऐसे ही होता है, जब आपकी आई होती है तो फिर आप अपने आप को बचा के दूसरों को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। वही पाकिस्तान ने भी किया था। अगेन आई एम एक्चुअली नॉट अगेंस्ट दैट, आई एम अगेंस्ट ये डुप्लिसिटी जो है, ये डुप्लिसिटी के उधर से भी अमेरिका के साथ भी डॉलर पकड़े जाओ और इधर अफगानिस्तान के साथ तालिबानों के साथ भी हेल्प करते रहे, तो उनको भी पता चलता है। तो एक तरफ तो ये फटा चल रहा है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी केपीके के हवाले से बड़ी तशवीश में है, तो इनको पता चल गया। और इन्होंने क्या किया, जिस दाइश के बंदे ने जब अमेरिका विड्रॉ कर रहा था 2021 में, उसने वहां पे एक बम फोड़ दिया, कुछ 10-12 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। तो इन्होंने ट्रंप को गुडविल के लिए उस बंदे को वॉलंटरली अमेरिका के हवाले कर दिया, जो ट्रंप ने अपनी स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में उसका जिक्र भी किया। तो ये चाह रहे हैं, इनकी गेम मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा अपना अंदाजा नहीं है, ये मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी। इनकी गेम ये है कि एक तो ट्रंप इनके ऊपर ये प्रेशर ना डाले कि इमरान खान को छोड़ो, वैसे वो नहीं डाल रहा क्योंकि इमरान खान खुद इंटरेस्टेड नहीं है डील लेने में। वो उनकी रिचर्ड ग्रैनल जिसने एंड्रू टेट को रिहा करवाया, वही बंदा यहाँ पे इमरान खान को भी रिहा करने के लिए तैयार था, यानी प्रेशर डालने के लिए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं डील करके बाहर नहीं निकलना, व्हिच इज कमेंडेबल फॉर इमरान खान। आई डोंट थिंक ही इज दैट काइंड ऑफ अ डील मेकर। उसको और भी डील्स की ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। सो यू कैन रिस्पेक्ट इमरान खान ऑन दैट, बट यू कैन एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज हिज पॉलिसीज। मदीने की रियासत और अमेरिका के साथ 2 नंबरी और तालिबानों की गोद में जाकर बैठ जाना या उनको अपनी गोद में बिठा लेना। सो यू कैन क्रिटिसाइज इमरान खान ऑन दोस थिंग। तो बहरहाल तो इनकी गेम ये थी कि एक तो आप हम पे प्रेशर ना डालना कि इमरान खान को रिहा करें, और दूसरा ये कि ट्रंप को पखाया जाए कि वो तालिबान के ऊपर बमबारी करें। तो इसे आपने सुना होगा, ट्रंप ने ये भी कहा, तालिबान को कहा है कि आप हम अपना असला छोड़ के गए हैं वो हमारे वापस करो। उन्होंने कहा चलो भाग जाओ, हमने नहीं करना। तो ट्रंप के हाथ जो है इस वक्त फुल है। वो कार्टेल्स के ऊपर मैक्सिको में भी हमला करना चाहता है, पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है, और कनाडा के ऊपर इतना इकोनॉमिकली प्रेशर डालना चाहता है कि वो 51st स्टेट बन जाए, जो कि ऐसा होना नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन कनाडा की इकोनॉमी को बड़ा सख्त खतरा है। और दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया का फटा चल रहा है, वो उस जंग को भी खत्म करने के चक्कर में, और उसके बाद वो चाइना के ऊपर हाथ डालना चाहता है। तो और ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में भी पंगा चल रहा है, तो उसके हाथ ऑलरेडी फुल है। इसलिए शायद वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के ऊपर हाथ ना डाले, जिसकी वजह से इनको तालिबानों के साथ अकेले निपटना पड़ेगा। क्या ये अकेला निपट सकते हैं उनके साथ? आई डोंट थिंक सो। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि अब ये बीएलए ने ये काम कर दिया। अगेन आई डोंट नो कि बीएलए की कितनी कैपेसिटी है, क्या वो फुल फ्लेज पाक फौज के साथ लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। ये एक मिलिटेंसी का वाकया तो है, और इसके अंदर उन्होंने कुछ फौजी मारे भी हैं, लेकिन ये इतने अरसे से इनके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ये बीएलए को टोटली कुचल भी नहीं सके। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बीएलए की जो मूवमेंट है वो बलूचिस्तान के लोगों में बड़ी पॉपुलर होती जा रही है। क्यों? आपने उनके हजारों लोगों को पकड़ के मिसिंग पर्सन में डाल दिया, कोई पूछने वाला आपका नहीं है। आप उनको ट्रीट करते हैं ऐसे जैसे वो कॉलोनी है। आपने वहां पे उनकी इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ाई। आपने बलूचिस्तान की आवाम तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका फायदा होता है, आपने वो भी नहीं बनाया। आपने पोर्ट और वो हाईवे बना दी जो सीधी चाइना जाती है, बीच में जो आ गया, नहीं आया ना आए। ग्वादर में आपने कोई काम नहीं किया। वहां पे बेचारे आम मछेरे अभी भी इस तरह दिखते हैं जैसे 18वीं सदी के मछेरे होते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, पता नहीं इसका टेम्पररी सोल्यूशन तो ये निकाल लें, उनको कुचल लें या उनको दबा दें। कुचल तो नहीं पूरे तरीके से सकते, लेकिन उनको थोड़ी देर के लिए दबा दें। लेकिन ये जो आग है, ये जो चिंगारी है, ये कभी भी भड़कते हुए शोलों में बदल सकती है। और मैं भी पाकिस्तान का मैप देख रहा था, बल्कि मैं आपको दिखा ही दूं। ये आप पाकिस्तान का मैप देखें कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री ये इन्होंने किसी ने इंडिपेंडेंट कंट्री लिख दिया। ये अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या रहता है? सिंध, पंजाब और ये कश्मीर और ये केपीके। और अब इस केपीके में जो फाटा है, ये तो पहले ही पाकिस्तान के बहुत सारे लॉज इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। ये तो पहले एक सेमी ऑटोनमस कंट्री है फाटा, जिसको आप ट्राइबल एरियाज के हिसाब से भी समझते हैं। ये अफगानिस्तान में जा सकता है कभी भी, जैसे ही पाकिस्तान फौज बिजी होती है या इंगेज होती है इंडिया के साथ, या फुल फ्लेज, इधर तो शायद फुल फ्लेज इंगेज हो भी जाएगी तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया ने यहाँ से इनको इंगेज कर दिया तो यहाँ से तालिबान फाटा भी लेके जा सकते हैं, केपीके भी लेके जा सकते हैं, और ये बलोचिस्तान भी टूट
सकता। तो इमेजिन करें पाकिस्तान का तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान का 50% हिस्सा इनके हाथ से खोया जा सकता है। तो रह क्या जाएगा? पंजाब सिंध में भी सिंधु देश चल रहा है, और कश्मीर का तो आपको पता ही है, कश्मीरी लोग तो पहले ही बेचारे आधे डिवाइडेड हैं, तो वो भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे भी इंडिया चाहेगा कि शायद उनको रीयूनाइट कर दे। तो एंड में आपके पास ये रह जाएगा, ये इसका नाम फिर पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान बन जाएगा। तो इनका बड़ा बुरा हाल है अनफॉर्चुनेटली। ये आप देख सकते हैं कि अभी एक बलोच है, इसने पाकिस्तान के झंडे को ठुड्डा मारा और जाके अपने बीएलए का जो फाइटर है उसको जाके जफ्फी मार ले। और एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं इसके अंदर, कि आपको याद होगा ईरान और बलोचिस्तान के अंदर भी ये अभी पिछले साल बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ था, आपको याद होगा। और ईरान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंसर्जेंट्स हैं जो ईरान में जाके शरारतें करके वापस आ जाते हैं ना। ऑब्वियसली ईरान के भी हाथ फुल है, ईरान की तो अभी बड़ी सख्त निगोशिएशंस चल रही हैं इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ, बेसिकली कि ईरान ने तकरीबन हथियार डाल दिए कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, वरना ट्रंप ने उनको डेडलाइन दी हुई है कि अगर तुमने एटमी हथियार बनाने से पीछे नहीं हटे तो हमने तुम्हारी रिजीम को उल्टा देना। और ईरान की रिजीम जो है वो इंतहाई अनपॉपुलर है। तकरीबन बहुत सारे सर्वेज, इंडिपेंडेंट सर्वेज के मुताबिक सिर्फ 8 से 12% ईरानी जो है अपनी रिजीम को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ 8 से 12%। और ये बहुत बड़ा जो शिफ्ट आया था वो मासा अमिनी के जो राइट्स हुए थे उसके बाद आया था। तो मैं आपको थोड़ी सी ये वीडियोस दिखा दूं कि बलोचिस्तान में हो क्या रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी जंग हो गई है। ये आग लगी हुई पूरी, और बलूचिस्तान के लोग इसको देख रहे हैं। ये ट्रेन को आग लगाई उन्होंने, बहुत बड़ा हमला ट्रेन के ऊपर किया। वो ट्रेन की वीडियो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो ट्रेन की वीडियो है जिस पे उन्होंने ट्रैक्स के ऊपर बम लगाए हुए थे और वो बम फट गए, जिसकी वजह से ट्रेन ट्रेन फिर डिसेबल हो गई, फुल हॉल्ट पे आ गई। और उसके बाद उन्होंने वहां पे तकरीबन 30 के करीब जवानों को मारा भी, और बाकी कोई 150 के करीब लोगों को जो पैसेंजर्स थे उनको हॉस्टेज बना लिया। उनमें से तकरीबन 100 के करीब बताया जा रहा है पाकिस्तान मिलिट्री के पर्सनल हैं। तो ये वो लंबी ट्रेन है। नाउ अगेन मैं इसके ऊपर पार्टी नहीं बन रहा, क्योंकि ऑब्वियसली मिलिटेंसी जिसके अंदर लॉस ऑफ लाइफ होता है उसकी डेफिनेशन तो टेररिज्म के जुमरे में ही आती है। लेकिन मैं तो ये वही जुमला बोलूंगा पाकिस्तानियों के ऊपर के ये बड़े मजे से मुंह चौड़ा करके कह देते हैं कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो क्या ये फ्रीडम फाइटर नहीं है? क्या ये अपनी लोगों की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे? क्या इनके हजारों लोगों को जो आपकी एजेंसियों ने उठाया, उनके सरों में गोलियां मारी, उनको बाहर के मुल्कों में भी मारा, जैसे करीमा बलोच कनाडा में, और एक और लड़का था सलीम बलोच उसका नाम था, मेरा ख्याल उसको स्वीडन में मारा। दोनों का मरने का अंदाज एक ही था। उनकी डेड बॉडीज जो थी पानी में मिली, रिवर क्रीक्स में मिली। तो क्या उनके लोगों का उठना जरूरी नहीं है? मेरा ख्याल पीटीआई के लोग तो अभी फिलहाल यही कहेंगे कि हाँ यार ये क्योंकि इस वक्त पीटीआई के लोग शायद इसलिए अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, अपनी फौज के खिलाफ बोले, क्योंकि उनके ही चितरोल हो रही है इस वक्त, इस वजह से ये बोलेंगे। वरना ये वही लोग हैं जब बलोचिस्तान में ये काम हो रहा था तब ये उनके साथ खड़े थे कि ये गद्दार है, पकड़ो इनको, मारो इनको। तो अगेन इट कम्स बैक टू दिस कि इस मुल्क की जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस है वही खोखली, इनको खुद ही नहीं पता इन्होंने किस तरह का मुल्क बनाना था। और ना ये इस्लामी मुल्क है, ना ये डेमोक्रेसी है, और ये एक वक्त में कॉलोनियल पावर भी है, एज अ इंपीरियल फोर्स भी रिएक्ट करते हैं और इर्द गिर्द शरारतें भी करते हैं, तालिबान के साथ, ईरान के साथ, और ऑब्वियसली इंडिया के साथ। सो और कोई इकोनॉमिक पावर है नहीं, इकोनॉमिक आउटपुट इनकी है नहीं, कर्जे और भीख के ऊपर ये चल रहे हैं। सो आपने अगर चेकलिस्ट बनानी है कि फेल्ड स्टेट क्या होती है, और फेल्ड स्टेट उसको कहा जाता है जो एक स्टेप टूटने से पहले होती है, कि ये बस टूटने के करीब है। मैं ये नहीं कह रहा ये कल टूट जाएगा या 5 साल में टूट जाएगा, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन यह होनी चीज नहीं है। बांग्लादेश भी टूट गया था। तो जब आप किसी फेल्ड मुल्क को देखते हैं तो उसकी यही चीजों को देखते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फेल, आपके नेबर्स के साथ ताल्लुकात फेल, क्या आपकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स हैं वो एक ऐसी नहज पे पहुंच गए हैं कि वॉर का खदशा हो, यस ये टेक, और आपकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस वो क्या है? अगेन कोई माइकल आल मुझे ये नहीं बता सकता कि पाकिस्तान को पता है कि उनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस क्या है। इंडिया को पता, उन्होंने एक डगर पकड़ी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनेंगे, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने मुल्क को चलाएंगे जिसमें सारे लोग इक्वल होंगे, और उसके ऊपर हम बिल्डअप करेंगे। उनको थोड़ा टाइम लगा इंजन को स्टार्ट होने में, क्योंकि बड़ा मुल्क था। 90s में उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई, ओपन मार्केट इकोनॉमी बनी, और उसके बाद आप देखें अब कहां से कहां पहुंच गए, चांद पे भी पहुंच गए, और उनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर जा रही है कि आप मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप भूल जाए, उनके पास इतने डॉलर्स हैं कि वो पूरे मुल्क को खरीद लें। पूरे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उतना तो उनके पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। सो उनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस उनको पता थी, बांग्लादेश को भी पता थी, लेकिन बांग्लादेश में भी वही मसला, फिर आप कहते हैं कि आप हर बात को खींच छान के इस्लाम के ऊपर ले आते हैं। आई नो देयर वर अदर रीजन, लेकिन अब वो किसको अप्लाई कर रहे हैं? इस्लामिज्म को बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का भी हाल आप देख लेना, आज से 15-20 साल बाद वही होगा जो पाकिस्तान का आज है। लेकिन क्या पाकिस्तान अगले 15-20 साल निकाल लेगा? आई डोंट नो। आई सिंसियरली होप दे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दे सिट डाउन। ये जो
एक ही पापी है जिसने इस मुल्क को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, ना यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दी, ना यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होने दी, इर्द गिर्द अपने हमसायों के साथ पिछले 40 साल से फड्डे करते चले आ रहे हैं। ये जो एक ही देव है, इसको किसी तरह डिफैंग कर ले, और वो तभी हो सकता है कि जब सारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खड़ी हो जाएं इकट्ठी। लेकिन वो भी सारी बात इस हमाम में सारे नंगे हैं। वो भी जब पावर में आते हैं तो वो एक पेज पे हो जाते हैं, और जब उनको निकाला जाता है छितर मार के, जो इनकी भी बारी आएगी, फिक्र ना करें, इनकी भी बारी आएगी, तो दूसरी पार्टी आ जाती है, वो फिर एक पेज पे हो जाती है। तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और यहाँ पे बेहतरी की उम्मीद करना बिल्कुल जहालत है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वो बाहर के मुल्क में भी जाके गंद में जाने लग जाते हैं, अपने मुल्कों से भागते हैं। यहाँ पे इनको समझ नहीं कि इस्लाम की वजह से सारा काम हुआ है, इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर बहुत बड़ा हाथ इनकी इस्लामियत है, जिसमें हर चीज में इस्लाम घुसा देते हैं। आपके क्रिकेटर भी मौलवी बन जाते हैं। तो लेकिन जब ये यहाँ से बाहर के मुल्कों में भाग के जाते हैं, वहां पे भी शरीयत मांगने लग जाते हैं। तो ये एक स्कर्ज है पूरी इंसानियत के लिए, ये माइंडसेट। ऑब्वियसली लोग तो आते जाते रहते हैं, उनकी सोचें भी बदलती रहती हैं, पता नहीं इनकी सोच कब बदलेगी, लेकिन ये स्कर्ज है, ये जो माइंडसेट है, और इसने बेहतरी की तरफ नहीं जाना। इन्होंने अपने आप को भी तबाह करना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी तबाह करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।